न्यूड फोटो भेजी। वो उसको देख के मुझे लगा कि ये फ्रॉड है, तो मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। नहीं, वायरल नहीं किया, मतलब उन्होंने मुझे धमकी दी वायरल करने की। ठगों ने अब ठगी का नया रास्ता निकाला है। डीफेक आईडी के जरिए अब लोगों को ठगने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। गाजियाबाद में भी एक ऐसा ही मामला निकल के सामने आया है। हमारे साथ पीड़ित हैं और पीड़ित की बेटी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से आप लोगों को जो ठग थे उन्होंने अपना शिकार बनाया है, किस तरीके से आपको कॉल के जरिए किया गया या फिर किसी सोशल मीडिया के जरिए आपको कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया। मुझे सोशल मीडिया के थ्रू निशाना बनाया उन्होंने। मैं फेसबुक चलाता था, तो फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आई, उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने अपना नंबर दिया, उस नंबर पे मैंने कॉल करी, तो उनकी कॉल आई मेरे पास कि हम फेसबुक व्हाट्सएप पे आपसे बात करना चाहते हैं। और उन्होंने व्हाट्सएप पे अपनी फ़ोटो, न्यूड फ़ोटो भेजी। वो उसको देख के मुझे लगा कि ये फ्रॉड है, तो मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में 5 मिनट बाद दूसरे नंबर से फिर मेरे पास कॉल आती है कि हमने आपकी ऐसे ऐसे फ़ोटो बना ली है और हम उसको वायरल कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये स्पष्ट कह दिया मैंने कि मैंने जब कोई कुछ किया ही नहीं है तो आप वायरल कर दो फ़ोटो। तो उन्होंने वो वायरल कर दिया। वो नहीं, वायरल नहीं किया, मतलब उन्होंने मुझे धमकी दी वायरल करने की। अगले दिन, ये 22 तारीख की बात है, जिस दिन दशहरा था, उससे अगले दिन शाम को 4 बजे मेरे पास फ़ोन आता है व्हाट्सएप पे कि आपके जो फ़ोटो हैं, वो न्यूड फ़ोटो हैं, वो वायरल हो रहे हैं और हम आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। उसमें फ़ोटो लगा रखा था आईपीएस जो ऑफिसर हैं, उनकी लिपसिंग की फ़ोटो थी उसके बैक में। तो फिर उन्होंने 5 मिनट बाद मुझसे कहा कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, संजय सिंह का नाम है, ये साइबर कैफ़े का आदमी है, आपकी ये फ़ोटो डिलीट कर देगा, आप इनसे बात करो। उस नंबर पर बात करी तो उन्होंने कहा कि 21,999 रुपये आप डालो तो हम आपके जो ये फ़ोटो डिलीट कर देते हैं। तो वो मैंने फ़ोटो अपने एक साथी से पैसे लेकर डलवा दिए। उसके बाद बोले सॉरी, ये तो नहीं हुए, आपका दूसरा फ़ोटो भी और है, तो फिर इतने पैसे और डालो। फिर वो मैंने पैसे पेटीएम से डलवा दिए। उसके बाद जो है उन्होंने डाल के फिर मेरे पास फ़ोटो आ गया, वो कॉल आई कि जो आईपीएस बने हुए थे कि आप फटाफट उसको बातचीत करके मुझे जो सर्टिफिकेट दिलवाओ, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, नहीं तो मैं आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा हूँ बहुत जल्दी। फिर मैंने उससे बात करी, उसने। कब की घटना है ये, कब की घटना है? और क्या घर में कोई दूसरा सदस्य नहीं था? आपने शेयर नहीं किया उनसे कि इस तरीके से आपको कॉल आ, और कॉल क्या नंबर इंडियन नंबर था या कि बाहर का नंबर था कोई? नहीं, इंडियन नंबर था यहीं का यहाँ। और मैं इत्तेफाक से लाल कुएं पे एक हमारे जानने वाले थे, उनके घर का उद्घाटन था, तो मैं वहाँ गया हुआ था, मिसेज भी मेरे साथ थी। वहाँ से मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मैं वहाँ पे आया तो मिसेज मेरे साथ ही। तो उसी वक्त ये जो है 23 अक्टूबर की बात है, ये 22 की घटना थी, 23 को आया मेरे पास फ़ोटो, मिसेज मेरे साथ ही। तो मैं घबरा गया, मिसेज के सामने बात ओपन नहीं करना चाह रहा था, तो उन्होंने ऐसे 2 किस्त डलवा दी। उसके बाद हम जब घर के लिए गोविंदपुरम के लिए आ रहे तो रास्ते में फिर कॉल आया, जी वो तो डिलीट नहीं है, आपकी जो है इंस्टाग्राम पे भी फ़ोटो घूम रही है, उसके लिए 31,999 और डालो। वो भी मैंने डाल दिए। उसके बाद में फिर मेरे से बोले जी, मैंने कि वो मेरा फ़ोटो तो भेजो कम से कम जो है, उनके भेज रहे हैं। फिर बोले आपका फ़ोटो यूट्यूब पे भी घूम रहा है, उसके लिए 51,250 रुपये और भेजो। फिर मैंने मना कर दिया, मैंने जी मेरे पे पैसे नहीं है, ख़त्म हो गया खाता। तो फिर मेरी बातचीत होती रही, कैसे भी करो इंतज़ाम करो। उधर वो पुलिस वाला मेरे को धमकाता रहा कि हम आ रहे हैं, हमारा आदमी रुक गया यहाँ पे, होटल में रुके हुए हैं, अभी आपको अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कि मैं बच्चों से पैसे मांगता हूँ। जब मैंने बच्चों से फिर पैसे मांगे, जब बच्चों ने फिर मुझको बुलाया। ये नहीं, आपको तब तक समझ नहीं आया था कि आपके साथ कहीं ना कहीं ये ठगी हो रही है? इतने समझ नहीं आया, इतना समझ नहीं आया था आपको? तो आपसे कब कांटेक्ट किया इन्होंने?
सर एक्चुअली में मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे पापा के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और आप एक बार बात कर लीजिए उनसे। तो उस समय ये मेंटली इतना डिस्टर्ब थे बहुत ज़्यादा, मतलब कि मे भी कोशिश कर रहे थे कि कुछ अपने आप में मैं कर लूँ। फिर मैंने इन्हें बुलाया कॉल करके, पापा यहाँ हो। जब तक मुझे मैटर का पता भी नहीं था। जब पापा मेरे पास आए तो संजय जी का जो पापा बता ही रहे हैं उनका कॉल आया। तो मैंने पापा का फ़ोन पिक किया और मैंने कॉल पे बात करनी स्टार्ट करी। जब मैंने बात करी संजय जी से, मैंने पूछा कि जी बताइए आपको अरविंद शर्मा जी से क्या बात करनी है, आप मेरे को बताइए मैटर क्या है, क्या गलत काम किया है पापा ने। तो वो मुझे बता नहीं रहे थे बिल्कुल भी। मैं कहा आप जो पापा को बार बार धमका रहे हैं कि आपने गलत काम किया है, आप अमाउंट दे दो, आप मेरे को बताइए क्या बात है, मैं बात करूंगी इस बारे में। तो उन्होंने मेरे से बात नहीं करी। फिर मैं थोड़ा सा टोन में हुई और मैंने बात करनी स्टार्ट करी तो उन्होंने सॉरी कर कर फ़ोन काट दिया। फिर मैं पापा को तुरंत एडवोकेट के पास लेकर गई। वहाँ एडवोकेट के पास हमने पोर्टल पे ये क्राइम केस डाला। फिर उसके बाद उन्हीं का, पुलिस वालों का फिर कॉल आता है। वो फिर इन्हें जल्दी जल्दी वही बातें कहकर कि जल्दी करो नहीं तो तुम्हें हम पकड़ने आ रहे हैं, पकड़ धकड़ हो जाएगी ये चीज़। तो हमारे एडवोकेट ने उनसे बात करी ऑडियो पे, मेरे पास है ऑडियो कॉल भी। और फिर जब एडवोकेट ने उनसे बात करनी स्टार्ट करी वो फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने वीडियो कॉल स्टार्ट करी, वीडियो कॉल करी, उनकी तरफ से वीडियो कॉल आई। आपके पास उस समय का चैट है, कुछ है आपके पास मोबाइल में? थोड़ा दिखा दीजिए। तो अगर आपसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो, क्योंकि पैसा आदमी बहुत मेहनत से कमाता है और अगर कोई ठगी का शिकार होता है तो उस पर मानसिक रूप से भी काफी असर पड़ता है। ये बताइए कि जब आपको कॉल आया तो वो लोग, क्या कोई एक व्यक्ति था या कई व्यक्ति बात बदल बदल के बात कर रहे थे? मतलब एक ही व्यक्ति था जिसने आईपीएस वालों की फोटो वाइब्रेट करने वाली, मतलब लिप सिंक थी, उसके साइड में बोल रहा था। उस वक्त तो मुझे ज्ञान नहीं हुआ, जब तो मैं ये समझ रही है पुलिस वाले ही बोल रहे हैं। लेकिन बाद में मैंने जब ध्यान करा तो उस पर यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ था, जबकि वो मुझे धमका रहे थे कि हम गुड़गांव में बैठे। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये वही चैट है और साफ तौर पे जो अकाउंट नंबर दिया गया है और फोन पे का नंबर भी दिया गया है। देखिए कैसे ठगों ने पूरी तरीके से इनको शिकार बनाया। तो आप बैंक में आपने कंसल्ट नहीं किया कि हमने इस बैंक में पैसा डाला, इस अकाउंट में पैसा डाला है, या ये नंबर किस अकाउंट से लिंक है, आपने कुछ पता करने की कोशिश की या पुलिस वाले ने कुछ कोशिश की? साइबर क्राइम वालों में जो तुम्हारा घंटा घर में है उनसे हमने कहा था। तो उन्होंने उनका कॉल आया, उन्होंने ये कहा कि हमने वहाँ पर पूछताछ की है या छानबीन की है, हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिला है। और उन्होंने मुझे फिर रिपोर्ट सेंड करी कि आप इसमें सेटिस्फेक्शन का रेटिंग रिपोर्ट दे दो, येस एंड नो। जब तो मैंने कहा जब अमाउंट वापस आ ही नहीं सकता, मैंने उनसे पूछा था कि अमाउंट वापस आ सकता है, तो उन्होंने कहा अमाउंट आने के चांसेस नहीं है। तो फिर मैंने येस कर दिया। मैं कहा क्या आगे बढ़ना है। लेकिन फिर मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि चलो यहाँ जो होना था सो हो गया, इन फ्यूचर किसी और के साथ ये प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इन सब चीजों में जब आप ट्रांजैक्शन कर रही हैं, फोन के जरिए ट्रांजैक्शन हुआ है, यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन हुआ है, वो नंबर किसी ना किसी अकाउंट से तो लिंक होगा ही, किसी ठग के अकाउंट से लिंक होगा। तो आपने बैंक में जाकर के, पुलिस वालों को बैंक में भी जाकर के तहकीकात करनी चाहिए थी। बैंक के जो सीनियर अधिकारी है वो तो बता सकते हैं। जब इतना बड़ा बड़ा साइबर फ्रॉड होता है, बैंक के साथ ही कभी होता है, तो बैंक तो पूरा डिटेल निकाल के देता है कि कहां कहां पैसा गया, तो उनको भी तो पैसा निकालने। तो ये तो पुलिस वाले बस खाना पूर्ति करते हुए दिख रहे हैं। खाना पूर्ति हुई है, टोटल हुई है इसमें ना। बस अगर मैंने कदम आगे नहीं बढ़ाया होता तो शायद ये प्रोसेसिंग आगे बढ़ती भी नहीं। ये अकाउंट नंबर है, सारी डिटेल है। फोन नंबर से अकाउंट डिटेल पता चल जाएगा उस अगर आदमी को पकड़ना हो, पुलिस वाले अगर पकड़ना चाहते हैं तो वो तो किसी भी तरीके से अकाउंट नंबर है, नाम भी है, जिसके अकाउंट में गया ये सारा डिटेल है। अब सर हमारे पास इतनी नॉलेज है नहीं, हमें कोई बताएगा जब भी तो हम आगे किसी चीज को करेंगे। गाइडलाइन मेन, बस वहाँ से ये रिप्लाई आया था तो फिर मैंने उन्हें यस का रिव्यू भेज दिया था। फिर कभी नगर यस का रिव्यू क्यों भेज दिया? ये तो एक्चुअल आपके साथ वापस नहीं आ सकते थे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हमें तो नॉलेज है नहीं इस चीज की, या तो हमें एडवोकेट गाइड करेंगे इस चीज की। कोई भी फोन नंबर कहीं ना कहीं अकाउंट से लिंक होता है, ठीक। पुलिस अगर तहकीकात करना चाहती तो वो फोन नंबर से अकाउंट को निकाल लेती, अकाउंट से अकाउंट होल्डर को निकल जाता, अकाउंट होल्डर से उस पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ा जा सकता। इसके लिए पुलिस ने कह दिया था ना कि हमने हर तरीके से छानबीन कर ली है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। वो नंबर भी नहीं मिला, वो अकाउंट भी नहीं मिला, ये सारी चीजें हमें, मेरे पास रिप्लाई आया था उनका। आपके पास है रिप्लाई?
सर वो रिपोर्ट आई हुई है उनकी मेरे पास, आपको मैं रिपोर्ट दिखा दूंगी। बिल्कुल, आप यहाँ समझ सकते हैं किस तरीके से जो गाजियाबाद पुलिस है वो खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रही है। गाजियाबाद पुलिस ने ठगों के सामने पूरी तरीके से अपने हथियार डाल लिए हैं और उनका कहना है कि वो ना तो जो जिन्होंने ठगी की है उन तक वो पहुंच पाए हैं, ना तो उनका कोई सुराग मिल पाया है। तो आप समझ सकते हैं इतना इतना बड़ा ये ठगी हुआ है और उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ मदद से ठगी का शिकार एक बुजुर्ग को बनाया गया है। और आपको यह भी बता दें कि जो गाजियाबाद पुलिस है उसकी पूरी तरीके से इसमें रिपोर्ट की जो पीड़ित हैं वो अभी भी पूरी जांच से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से इनको ठगा गया है और ठगने के बाद जब पुलिस जांच करती है और जांच करने के बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हमारे साथ वो पीड़ित यहां पे मौजूद हैं, उनकी बेटी भी यहां पे मौजूद है, उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से आपको किस टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया से आपको कांटेक्ट किया गया, किसके जरिए आपसे ठगी का कहीं ना कहीं घिनौना ये काम किया गया? मुझे फेसबुक के थ्रू ठगी का ये काम करा उन्होंने। हाँ, फेसबुक से उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करके फिर व्हाट्सएप पे कॉल की है और कॉल करने के बाद में मुझको जो है न्यूड फोटो दिखाया। जब मुझे शक हुआ तो मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद मेरे पे दोबारा कॉल आती है कि हमने आपकी ये फ़ोटो लिंक की हुई है और आप इसको वायरल कर देंगे हम इसको। तो इसके बाद मैंने वो नंबर भी जिससे कॉल आई वो दूसरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद अगले दिन 23 अक्टूबर को 4 बजे मेरे पे एक IPS ऑफिसर के फ़ोटो सहित कॉल आती है। तो वो कहते हैं जी आपका ऐसे ऐसे न्यूड फ़ोटो वायरल हो रहा है और आप जो हैं हम आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, और भी मुझे थ्रेट दी गई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपका ये समस्या हल हो सकती है। एक ये यूट्यूबर हैं जो उनका मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, संजय सिंह, आप उससे कांटेक्ट करिए और ये फ़ोटो डिलीट कराइए 10 मिनट में और मुझको क्लियरेंस भिजवाइए। तो उस नंबर पे मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि आप पहले 21,999 रुपये उसको डलवाओ। तो मैंने 22,000 रुपये डलवा दिए। तो डलवाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आपने गलत पैसे डाल दिए हैं, आपको 21,999 ही डालने थे। तो फिर मैंने दोबारा उनको 21,999 रुपये डाले। तो मैंने कहा फ़ोटो डिलीट कर दो। उसके बाद उन्होंने कहा सॉरी सर, आपके तो जो हैं 2 फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, तो उसके लिए 31,999 और डालो। वो फिर मैंने वो भी पैसे डाल दिए। उसके बाद मैंने कहा मेरा फ़ोटो तो कम से कम मुझे दिखा दो व्हाट्सएप पे कैसे हैं। तो उन्होंने ना फ़ोटो दिखाया ना कुछ, और 51,250 रुपये और मेरे से डिमांड करी। फिर उसके बाद मैंने मना कर दिया, मेरे पे पैसे वैसे नहीं हैं। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों से कांटेक्ट करा, बच्चों ने फिर मुझे ले जाके वहाँ। ये कब की घटना है आपके साथ? 23 अक्टूबर की घटना, शाम के 4 बजे की। तो आपको जो मैसेंजर के जरिए कांटेक्ट किया गया था फेसबुक में? मैसेंजर के जरिए कांटेक्ट किया गया था फेसबुक पे। तो आपको कैसे मालूम चला इस तरह की घटना आपके फादर के साथ हो गई है? क्या इन्होंने पैसे आपसे कहा कि अरेंज करने के लिए कुछ? नहीं, मेरे से नहीं बोला था, मेरी छोटी वाली सिस्टर से पैसों के लिए बोला था। फिर सिस्टर ने ऑब्जेक्शन उठाया, पूछा उससे इनसे कि आपको पैसे किस लिए चाहिए इतनी अमाउंट। तो वो उसे डाउट हुआ, उसने मेरे पास कॉल किया। सिस्टर ने कॉल करने के बाद वो बोलती है कि दी आप एक बार पापा से बात कर लो, कोई प्रॉब्लम में फंस गया है। मैं कहा ठीक है। मैंने पापा को कॉल करके अपने पास बुलाया। ये माइंडली डिस्टर्ब थे और कुछ ना कुछ करने की सोच रहे थे अपने माइंड में। तो जब पापा मेरे पास आए हैं, संजय जी का कॉल आ रहा था, मैंने उनका कॉल पिक किया। तो संजय जी से मैंने पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है, अरविंद जी से क्या बात कर। संजय जी जो पुलिस वाले ने यूट्यूबर का नंबर दिया था, देखिए मेरे पास उनकी पुलिस वाले कौन? फेक पुलिस वाले? सर ये रही पिक है उनके पास। फिर ये वो नंबर है जिस नंबर से इनको धमकाया जा रहा था। ये फेक पुलिस वाले बन करके इनको लगातार वो धमका रहे थे, ये वो नंबर है। हाँ जी। फिर मैंने उनसे बात करनी स्टार्ट करी तो वो ये कहते हैं मुझे अरविंद शर्मा जी से बात करनी है। मैं कहा आप किस बात के लिए उन्हें परेशान कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो।
कोई दिक्कत है तो बताइए आप मेरे को, उन्होंने कोई गलत काम करा है? नहीं, मुझे अरविंद शर्मा जी से ही बात करनी है। मैं थोड़ी सी टोन में आई तो उन्होंने फ़ोन सॉरी करके कट कर दिया था। फिर मैं पापा को एडवोकेट के पास लेकर गई, जब भी उनके रेगुलर कॉल आ रहे थे पुलिस वाले के। आईपीएस का कहाँ से खेला है, मतलब आईपीएस का चेहरा लगा के क्या हुआ? सर ये अपने आप को द्वारका के हेड ऑफिस के पुलिस ऑफिसर बता रहे थे और ये कह रहे थे कि हम लोगों की टीम निकल रही है अरविंद जी को अरेस्ट करने के लिए। जब एडवोकेट से उनकी ऑडियो कॉल पे बात हुई, फिर जब एडवोकेट ने काफ़ी उन्हें सुना दिया तो उन्होंने फिर वीडियो कॉल करी कि रुको मैं तुमसे वीडियो पे बात करूंगा। जब वीडियो कॉल्स पे बात स्टार्ट करी है तो उन्होंने काफ़ी धमकाने की कोशिश करी है, इन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करी थी। तो फिर हम लोगों ने कहा एक काम करिए, आप ना जहाँ भी हैं आप वहाँ का एड्रेस दीजिए, हम आपको कैश पेमेंट दे देंगे जैसे भी है। तो उन्होंने एड्रेस द्वारका का बताया कि मैं द्वारका में हूँ और यहाँ पर पोस्टेड हूँ, आप यहाँ आ जाइए। अब एडवोकेट ने जानकारी निकाली तो वहाँ तो कोई था नहीं ऐसा, तो ये सब से आपने कांटेक्ट किया, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस को तो सिर्फ हमने कंप्लेंट पहुंचाई थी, पुलिस से कोई मेरी बात नहीं हुई थी इस बारे में। बाकी जो थी हमने साइबर क्राइम जो होता है वहाँ पर हमने पोर्टल में केस डलवाया था। तो साइबर क्राइम वाले क्या बोल रहे हैं? साइबर क्राइम वालों ने तो यही कहा है, उनका 2-3 दिन बाद कॉल आया, उन्होंने ये कहा था कि जो आपने डिटेल्स दी हैं, अकाउंट्स नंबर वगैरह दिए हैं, ये कॉन्टेक्ट्स नंबर दिए हैं, वो चीज़ अभी हमें अवेलेबल नहीं हो पाई हैं, ये सब फेक थी और यहाँ पर कुछ नहीं मिल पाया हमें। तो बस मैंने उनसे पूछा कि भाई रिकवरी के कोई चांसेस हैं? लगातार इस बड़ी खबर पे हम लगातार रिपब्लिक भारत लगा हुआ है और साफ तौर पर देश में पहली बार डीफेक के जरिए इतनी बड़ी ठगी हुई है और लगातार ही आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के जहां पुलिस ये कह रही है कि हम इस मुद्दे को लेकर के जांच कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है काफी घबराया हुआ है, काफी परेशान है। रुके रहिए छोटे से ब्रेक के लिए, फिर मिलते हैं।